हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। माई सेल्फ सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर जो है बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इनकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में, स्टिमुली के बारे में, रिसेप्टर के बारे में, आपके इफेक्टर ऑर्गन क्या होते हैं, सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ये सारी ही चीज़ें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखी है। अगर आपने लेक्चर वीडियो देखा होगा तो पता ही होगा, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखना। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे हमारे रिफ्लेक्स एक्शन की। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब जो सडन एक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, हाथों को पीछे करना। अगर गर्म चीज़ से हाथ टच हो रहे हैं हमारे तो हम तुरंत हाथ पीछे करें, ऐसा तो वेट कर नहीं रहे कि नहीं बेटा जलाओ आप हमें, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। तो बेसिकली ये जो सडन अनकॉन्शियस वे में आप बिना सोचे समझे हाथ पीछे करो, यही प्रॉपरली एक डिफाइन करते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। जानते हैं ये होते क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर टू अ स्टिमुली। अब आप कहोगे मैम इनवॉलेंट्री कैसे होता है? ऑब्वियस सी बात है, आप कभी कोशिश करो, कुछ होते हैं खुराफाती, हर चीज़ में गलत प्रूफ करने की आदत होती है कुछ बच्चों को। तो वो क्या करते, नहीं हम सुई को अगर चिपा रहे तो हम देखिए अपने हाथ पीछे नहीं करें। एक बच्चा था, उसने यही किया था, हम ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे तो उसने यही किया कि उसने क्या किया, अपने हाथ पे एक पिन चुभाई और कह रहा है मैम देखिए हम तो हाथ पीछे नहीं कर रहे हैं। हम कि एक काम करो, पिन हमें दो। अब हम देखते तुम कितनी देर तक हाथ नहीं पीछे करते हो। एक टाइम के बाद आप हाथ रखना भी चाहोगे तो पिन तो खैर बहुत थोड़ा सा ही आपको पेन क्रिएट कर रहा है। अगर आप किसी चीज़ से जल रहे हो, कितनी देर उसको पकड़ के बैठोगे आप? आपकी बेसिकली आप पकड़ के बैठना भी चाहोगे तो भी आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है आप जल रहे हो अंदर से अंदर। तो बेसिकली ये क्या है, इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं है ये तो आप सोच समझ के करो ना। वो ज़बरदस्ती की बात है कि नहीं हमको गलत प्रूफ करना है इसलिए हम पकड़ के बैठेंगे। एक्चुअल में ऐसा नॉर्मल वे में तो नहीं होगा। आप थोड़ा सा भी जलोगे तो हाथ एक बार में पीछे हो जाए। और अनकॉन्शियस यानी उसमें आपको सोचने समझने तक की आपको टाइमिंग नहीं होती है। जले आप तुरंत हाथ पीछे, तो यहाँ पे आप सोचे समझे कि हमें क्या करना है, नहीं, वो तुरंत से हो गया। एग्जाम्पल, वी सडनली विड्रॉ अवर हैंड इफ वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, गर्म चीज़ों को छूते ही, किसी भी गर्म चीज़ों को छूते ही हम हाथ पीछे कर लेते हैं। इन दिस, अब होता क्या है ऐसा इसमें, वो हम जानेंगे। द नर्व्स इन द स्किन रिसेप्टर, अब हमने पढ़ रखा है कि हमारे स्किन के अंदर टैंगो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर करते क्या है, डिटेक्ट करते हैं द हीट एंड पासेस द मैसेज थ्रू द सेंसरी नर्व्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। उन्होंने हमारे स्किन के अंदर जो भी हमारे रिसेप्टर ऑर्गन है, रिसेप्टर नर्व्स हैं, उन्होंने वो मैसेज लिया, ठीक है, डिटेक्ट किया। उसके बाद उस हीट को डिटेक्ट करते ही वो मैसेज पहुंचाएंगे किसके थ्रू, सेंसरी नर्व्स। हमने बता रखा है सेंसरी नर्व्स आपके जो भी इफेक्टर ऑर्गन होते हैं वहाँ से मैसेज पहुंचाते हैं किस, आपके सीएनएस तक। सीएनएस में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसरी नर्व्स ने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दिया। अब देन द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू द मोटर नर्व्स टू द मसल्स इफेक्टर ऑफ द हैंड एंड विड्रॉ अवर हैंड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, मैसेज, उस पर रिएक्ट करने का मैसेज भेजेगा, लेकिन वो सेंसरी नर्व से नहीं, वो किसको भेजेगा, मोटर नर्व के थ्रू, और बोलेगा कि नहीं आपको हाथ अपने पीछे करना है। तब जाके ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब आपको एक चीज़ यहीं की यहीं समझना है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। यही जो पाथवे है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो फॉलो हुआ उसका जो पाथवे है, पहले तो हमारे जो भी इफेक्ट ऑर्गन है उस पर हुआ, उसके बाद सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे सीएनएस तक पहुंचा, सीएनएस के थ्रू मोटर नर्व के थ्रू क्या हुआ, जो भी आपके डिसीजन होंगे, जो भी एक्शन लेना होगा वो इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाया जाएगा। और यही पाथवे हमारा कहलाता है क्या, रिफ्लेक्शन आर्क। आप देखोगे तो ये आर्क की तरह बन रहा है, साइकिल नहीं बोलेंगे। साइकिल का मतलब क्या है कि चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। आप साइकिल कब बोलोगे, जब चीज़ें ऐसे घूमेंगी तब। ये ऐसे घूम नहीं रही है, ये क्या हो रहा है, पहले कहाँ गया, रिसेप्टर पे, रिसेप्टर, या इसको हम अलग स्लाइड पहले देखते हैं फिर डायग्राम देखेंगे।
यही देखते हैं क्या दिया है, ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पे क्या है, पहले तो हमारे क्या हुआ, रिसेप्टर, रिसेप्टर ऑर्गन के बाद कहाँ मैसेज गया, रिसेप्टर ऑर्गन ने फिर सेंसरी नर्व को बताया, सेंसरी नर्व मैसेज कहाँ लेके जाएगा, सेंसरी नर्व मैसेज लेके जाएगा हमारे सीएनएस तक, सीएनएस से मैसेज मोटर नर्व लाएगा, मोटर नर्व कहाँ तक लेके आएगा, हमारे इफेक्टर मसल्स। ठीक है, ये है हमारा पाथवे, जिसको अब आप देखो, अगर आप ये चीज ऐसे पढ़ो, ठीक है, ये एक सर्किल में अगर आप इसको सर्कुलर वे में पढ़ो तो क्या हुआ, रिसेप्टर ऑर्गन लेके गया कहाँ, सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ गया, हमारे सीएनएस के पास, सीएनएस से कहाँ गया, मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन से कहाँ गया, इफेक्टर मसल्स के पास। लेकिन क्या ये कंप्लीट हो रहा है, क्या अब वापस इफेक्टर मसल्स स्टिमुलस देगा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए ये बेसिकली हाफ सर्किल जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, हाफ नहीं कह सकते, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही, लेकिन इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट सर्किल तो है नहीं, इसलिए हम इसको साइकिल नहीं बोलते, आर्क बोलते हैं। आपने पढ़ रखा है ना, आर्क का शेप ऐसा कुछ होता है, तो कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, साइकिल नहीं बोलते। ठीक है, द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, और वो पाथवे क्या है, यही कि रिसेप्टर सेंसरी नर्व को बताएगा, सेंसरी नर्व कहाँ जाएगा, सीएनएस के पास, सीएनएस के पास से मोटर नर्व के थ्रू मैसेज आएंगे, और वो मैसेज कहाँ तक पहुँचाएंगे हम, इफेक्टर मसल्स तक, जिसमें हमारे मसल्स और ग्लैंड दोनों ही बेसिकली रहते हैं। सेम है, यहाँ पे भी यही हो रहा है, रिसेप्टर ने बेसिकली हमारे जो भी स्किन के रिसेप्टर होंगे उन्होंने डिटेक्ट किया हीट को, अब वो बेसिकली कहाँ तक, सेंसरी नर्व के पास लेके गए, सेंसरी नर्व से कहाँ तक चीज़ें पहुँची, हमारे सीएनएस तक, सीएनएस के बाद अब जो भी मैसेज होगा वो मोटर नर्व के थ्रू हमारे कहाँ आएगा, इफेक्टर मसल्स में। ठीक है, ये ब्लू वाला हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, और ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये हमारा मोटर न्यूरॉन है, दिख रहा है ना, मोटर न्यूरॉन ग्रीन कलर में और सेंसरी न्यूरॉन पर्पल कलर में। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब प्लांट में हमने तो देख लिया था ह्यूमन में कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, फंक्शन सबसे मेन कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन क्या हो रहा था, हमारा ब्रेन, जिसके थ्रू सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन प्लांट के पास तो ब्रेन है ही नहीं, तो प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो प्लांट के अंदर भले ही ब्रेन नहीं है लेकिन हॉर्मोन्स तो हैं। अब हमें पढ़ना है प्राण से रिलेटेड जितने भी हॉर्मोन्स हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 हार्मोन है, और वो 5 हार्मोन में 5 लाइन हमारी एनसीईआरटी लिख रही है, एक एक हार्मोन की एक एक लाइन, वो सिंपली याद रखना है। याद करने का तरीका भी है, आप चाहो तो नाम की बेसिस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। फिलहाल देखते हैं पहले हो क्या रहा है। इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन, और वो हैं क्या, सबसे पहले है हमारा ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या करता है, फंक्शन इनका पूछता है, सेल डिवीजन करता है, सेल इलॉन्गेशन करता है और ग्रोथ। बेसिकली प्लांट को बढ़ाने का काम कौन करता है, हमारा ऑक्सीन। अब प्लांट बढ़ेगा कब बढ़ेगा, जब उनके अंदर ग्रोथ होगा, और ग्रोथ कब होगा, जब सेल डिवाइड करेगी। तो बेसिकली सेल डिवीजन, सेल इलॉन्गेशन और ग्रोथ कौन कराता है, ऑक्सीन। नेक्स्ट है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है, ये बेसिकली आपने देखा है गन्ने, ईख, ठीक है, ई फॉर ईख होता है ना, हिंदी में आपने पढ़ रखा है गन्ने। तो गन्ने के अंदर वो जितना ज़्यादा, वो तो बेसिकली स्टेम है, वो जितना ज़्यादा लेंथ के वाइज होगा, इलोंगेटेड होगा, वो उतना अच्छा क्वालिटी का माना जाएगा। तो वहाँ पे ये जिब्रेलिन नाम का हार्मोन ही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों, क्योंकि ये ग्रोथ करता है स्टेम का और ब्रांचेस का। प्लांट के ऊपर से नीचे तक क्या, मतलब एक लेंथ के वाइज में ग्रोथ कौन कर रहा है, ऑक्सीन। और स्टेम का ग्रोथ कौन करा रहा है, स्टेम और ब्रांचेस कौन बना रहा है, हमारे जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए प्रमोट करता है, हेल्प करता है, और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स,
ठीक है। फ्रूट्स और सीड को फॉर्म करने में भी साइटोकाइनिन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है, ये प्लांट के लिए बेसिकली एक तरह से नुकसानदायक है। नुकसानदायक मतलब डिसएडवांटेज ये ज़्यादा क्रिएट करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को रोकने का काम करता है, और साथ में अफेक्ट द विल्टनिंग ऑफ लीव्स, यानी पत्ते जो झड़ने का काम होता है वो किसकी वजह से होते हैं, एब्सिसिक एसिड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इथाइलिन, ये क्या करता है, फ्लावरिंग और राइपनिंग ऑफ फ्रूट में। आपने देखा होगा पिछले सीजन में ही जब आम का सीज़न था, तो स्टार्टिंग, अभी नेक्स्ट सीज़न जब आएगा आम का, ये चीज़ आप देखना, नोटिस करना, आप जब स्टार्टिंग सीज़न में आम खाओगे तो उसमें कोई आपको टेस्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वो भले ही अच्छा खासा दिखने में लगेगा, प्रॉपरली येलोइश कलर में होगा, शाइनी कलर में होगा, लेकिन उनके अंदर कोई टेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको पकाया गया है विद द हेल्प ऑफ इथाइलिन, ठीक है। उनको इंजेक्शन दिया जाता है इथाइलिन हार्मोन्स का, जिसके वजह से वो फ्रूट समय से पहले ही पक जाते हैं। तो बेसिकली वो नेचुरल मेथड से तो पका नहीं कि उनमें कोई टेस्ट आएगा। धीरे धीरे जब चीज़ें होती है तब तो वो बेसिकली टेस्ट के लिए भी। अब आप कभी नॉर्मल घर में देखना, आपने क्या किया खाना बनाने के लिए, लड़के, वैसे आज के टाइम में लड़के लड़कियां दोनों ही काम करते हैं, लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए। पता चला कल को हॉस्टल में जाके रहना पड़ा, और या बाहर किसी अदर कंट्री में या अदर सिटी में जाके रहना पड़ा, तो खाना बनाने तो आना चाहिए। अब कुछ कहेंगे मैम ऑर्डर कर लेंगे, बाहर जाके खा लेंगे, थोड़ा मोड़ा आना चाहिए, नॉर्मल है। अब आप बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सही मैनर में खाना नहीं बनाओगे, आपको सब्ज़ी पकानी है, आपने तेज़ आंच कर दिया, सब्ज़ी पक रही है, ठीक है, लेकिन क्या उसमें वो टेस्ट आएगा? करके कभी देखना, जो चीज़ 10 से 15 मिनट ले रही है आप उसको 5 मिनट में कर रहे हो तेज़ आंच में, तो कभी वो टेस्ट नहीं आएगा। आपके घर में अगर दादी नानी लोग होंगे तो वो लोग हमेशा कहते नहीं, सब्ज़ी को आराम आराम से धीमी आंच पे या मीडियम फ्लो आपके जो भी है उस पर पकाओ, तेज़ आंच में नहीं, क्योंकि टेस्ट नहीं आता। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। आप नॉर्मली चाय बनाते हो, चाय एक बार खौला दिए तब भी टेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चाय के अंदर की जो भी मिक्सचर है, आपकी चाय पत्ती, टी लीव्स हो गए, शुगर हो गए, वो प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं हो पाते। आपने तेज़ आंच कर दिया वो तो हो गया, लेकिन वो प्रॉपरली उनका मिक्सचर सही से नहीं मिल पाता, इसलिए टेस्ट कम आता है। तो यहाँ पे भी वो फ्रूट्स जो हैं वो पक तो गए हैं, लेकिन समय से पहले पके हैं और उन्हें ज़बरदस्ती पकाया गया है, ठीक है, मार्केटिंग के रिस्पॉन्स में, तो इस वजह से उनमें टेस्ट नहीं आता। तो इथाइलिन का काम क्या है? फ्लावरिंग का, ठीक है। जल्दी जल्दी किसी प्लांट में फ्लावर आएंगे तभी तो फ्रूट्स बनेंगे, तब भी इथाइलिन का ही इंजेक्शन या हार्मोन प्लांट के बाहर से दिया जाता है, प्लांट के अंदर से नहीं, बेसिकली इंजेक्ट कराया जाता है। देखा होगा आपने कहीं ना कहीं टीवीज वगैरह में। इथाइलिन का फंक्शन, ऑक्सीन का, पहले तो ऑक्सीन का क्या फंक्शन है? फायदेमंद है, क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, सेल इलोंगेशन करता है और ग्रोथ का काम करता है, ठीक। जिब्रेलिन सेम चीज़ है, लेकिन ये ग्रोथ करता है स्टेम का और ब्रांचेस का, ठीक, उनके बढ़ावे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमारा साइटोकिनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? ये बेसिकली सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, यानी ऑक्सीन के साथ साथ मिलके अच्छा खासा काम करवाता है और फॉर्मेशन करता है फ्रूट्स और सीड का। नेक्स्ट हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड प्लांट के लिए एक डिसएडवांटेज का काम करता है। क्यों? क्योंकि पहला तो ये ग्रोथ को इनहिबिट, रोकता रहता है, और साथ में एक और दिक्कत है कि विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, पत्तियों को झड़ने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है इथाइलिन, फूड की राइपनिंग करता है, ठीक है, जो भी फ्रूट्स हैं उनको जल्दी पकाता है, और फ्लावरिंग का काम प्लांट में करता है। अब ये प्लांट हॉर्मोन्स, इनके फंक्शन आपको याद रखने हैं एज इट इज़, एक एक लाइन है, सिंपली एक बार नॉर्मल वे में रिवीजन करना है, याद हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स मूवमेंट। प्लांट्स मूवमेंट जो है वो दो तरीके के, एक है ट्रॉपिक और एक है नेस्टिक। पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ये डायरेक्शनल है, ठीक है, मूवमेंट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस एंड इज डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, ठीक। ये क्या है? डायरेक्शनल है, जिस डायरेक्शन में, जिसमें भी अगर हमने लीफ को छेड़ा तो लीफ पे ही इसके असर दिखेंगे, स्टेम को छेड़ा यानी जिस पार्ट पे हमने बेसिकली दिया है स्टिमुलस, उसी पार्ट में इनका मूवमेंट होता हुआ दिखेगा।
या तो उस पार्ट की तरफ या उस पार्ट से दूर, कुछ ऐसे, यानी स्टिमुलस की या तो तरफ आएंगे या तो स्टिमुलस के अपोजिट जाएंगे। तो वही होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डायरेक्शन। अगर उसके तरफ है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में शो हो रहा है, अगर उससे अवे है तो नेगेटिव डायरेक्शन में शो हो रहा है। पढ़ते हैं। सबसे पहला मूवमेंट है फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब ही है क्या? लाइट, ठीक है, और ट्रॉपिक मूवमेंट है इसलिए ट्रॉपिज्म। इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट के रिस्पॉन्स में प्लांट के अंदर जो भी मूवमेंट होता है उसे आप कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। अब आपने देखा होगा सूरजमुखी का नाम सुना है, ठीक है। सूरज जिस तरफ से बेसिकली निकलता है या जिस तरफ से वो पूरे दिन में रहता है, वो फ्लावर अपना जो बेसिकली शेप है वो उस तरफ करते जाते हैं। अगर सूरज इस डायरेक्शन में है तो फ्लावर ऐसे ही रहेंगे, इस डायरेक्शन में गया तो फ्लावर का बेसिकली डायरेक्शन चेंज होकर ऐसा हो जाएगा। तो यही जो बेसिकली है ये क्या कहला रहा है? फोटोट्रोपिज्म। इफ इट इज टूवर्ड्स द लाइट, अगर लाइट यहाँ से पड़ रही है और फ्लावर जो है या प्लांट जो है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और अगर लाइट इधर है लेकिन चीज़ें उल्टी हो रही हैं तो उसे हम कहेंगे क्या? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल क्या है? बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट। आपने देखा होगा प्लांट के जो भी स्टेम पार्ट होता है या शूट पार्ट होता है, लीव्स जिसमें आ रहे हैं, फ्लावर जिसमें आ रहे हैं, ये सारे लाइट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन प्लांट का जो रूट पार्ट होता है वो लाइट के अवे भागता है। तो प्लांट के लिए पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन किया? शूट पार्ट। और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कौन करेगा? रूट वाला पार्ट। चीजें समझ में आई? इस एग्जाम्पल के थ्रू देखो आप, फोटोट्रोपिज्म में पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में क्या हो रहा है? लाइट इधर से पड़ रही है तो स्टेम क्या हो रही है? इधर मूव कर रही है, ठीक है। स्टेम का मूवमेंट इधर हो रहा है या शूट वाले पार्ट का मूवमेंट इस साइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मूवमेंट है? यहाँ पे मूवमेंट जस्ट अपोजिट। तो ये वाला पार्ट क्या कर रहा है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और ये वाला पार्ट क्या कर रहा है? नेगेटिव फोटो। क्योंकि लाइट में तो दोनों ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना, दोनों ही पार्ट बेसिकली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, ठीक है। अगर प्लांट की मूवमेंट ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होती है तो हम उसे पढ़ते हैं जियोट्रोपिज्म में। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, अगर ग्रेविटी के तरफ चीज़ें हो रही हैं तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, अगर ग्रेविटी से दूर चीज़ें हो रही हैं तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल क्या है? डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट। रूट ऑब्वियस सी बात है प्लांट के नीचे ही जाता रहेगा। अब कहीं कहीं एक्सेप्शन है, जो भी आपके मार्शी लैंड, ठीक है, मार्शल एरिया में या जो भी दलदली प्लेस पे जो प्लांट होते हैं वहाँ पे मैनग्रोव प्लांट उन्हें नॉर्मली कहते हैं, वहाँ पे जो रूट होते हैं, क्योंकि नीचे तो दलदल है प्रॉपरली, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, न्यूट्रिएंट मिलेगा नहीं, तो उनके जो रूट होते हैं, अगर ये लेयर है प्लांट यहाँ पे कहीं है तो उनके रूट ऊपर की तरफ रहते हैं, वहाँ पे वो शो करते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली अपने न्यूट्रिएंट और अपने गैसेस एक्सचेंज के लिए वो रूट बाहर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन है, नॉर्मल जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें रूट नीचे की ही तरफ जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, रूट पार्ट जो है यानी डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट क्या शो कर रहा है? आपके पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, यानी ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, जबकि आपके जो शूट, अपवर्ड पार्ट ऑफ शूट, जो ऊपर की तरफ प्लांट, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ तो बढ़ नहीं रहे, ऊपर की तरफ। यानी ग्रेविटी का मतलब क्या है? ग्रेविटी तो नीचे खींचती है, तो अगर आप साथ में नीचे आ रहे हैं तब तो आप पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन आप अपोजिट, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, आप ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। ये देखिए आप, ये बेसिकली क्या है? रूट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो तो कर रहा है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, लेकिन जो आपके शूट वाले पार्ट हैं ये क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये शो कर रहे हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हमारा कीमोट्रोपिज्म। कीमो का मतलब है केमिकल। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुली। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल, ठीक है। पॉलन ट्यूब आके हमारे स्टिग्मा पे जाता है, ठीक है,
स्टिग्मा पे बैठा, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है? वो पॉलन ट्यूब तो जनरेट हो रही है, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ओव्यूल की प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, ओव्यूल की डायरेक्शन के लिए प्लांट में कुछ केमिकल सिक्रीट होते, उन केमिकल के जहाँ जहाँ वो केमिकल्स पाए जाएंगे उस निशान पे वो पॉलन ट्यूब ग्रो करता रहेगा और फाइनली ओव्यूल तक पहुँच जाता है। इसी को हम कहते हैं क्या? कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब वाटर। रूट जिस डायरेक्शन में पाएगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल ही है, वाटर के डायरेक्शन में आपका रूट कहीं पे भी प्रेजेंट हो वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर स्टिमुली है और कौन ट्रेवल कर रहा है? रूट पार्ट, इसलिए क्या हो गया? वो हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है हमारा नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट क्या है? ये नॉन डायरेक्शनल, जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या था? डायरेक्शनल था। विच आर नाइदर टूवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ना ये स्टिमुलस की तरफ आता है ना स्टिमुलस से दूर भागता है, ये अपने ही। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टच मी नॉट, जिसको छुई मुई बोलते हैं प्लांट, आपने वो देखा है? कभी ना कभी, नहीं भी देखा होगा तो जाके एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है, नॉर्मली आपको गूगल पे दिख जाएंगे। उस प्लांट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप जब भी पत्ती टच करोगे ये पत्तियां तुरंत सिकुड़ना शुरू करेंगी। तो ना ये हमारे डायरेक्शन में सिकुड़ रही हैं, ना ये हमारे डायरेक्शन से दूर की तरफ सिकुड़ेंगी, ये सिकुड़ेंगी, बस ये है कि ये श्रिंक करेंगी, ये उस फ्लो में उसके तरफ करेंगे या उससे दूर करेंगे, ये इनके लिए मैटर नहीं करता। इसीलिए कहा गया है नॉन डायरेक्शनल होते हैं नास्टिक मूवमेंट। एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते। इफ वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, इट लीव्स फोल्ड अप एंड ड्रॉप्स डाउन इमीडिएटली ड्यू टू द चेंज। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जैसे ही हमने उनको टच किया, थोड़ा सा भी उन पर वेट पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, टच हम भले ही हल्के से कर रहे हैं, कुछ तो वेट हमारा जाएगा उनके लीव्स पे, तो उनके अंदर क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर लेवल जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, चेंज होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर इट स्वेल्स एंड श्रिंक। जितना ज़्यादा इनके पास, अब हमने यहाँ किया तो यहाँ पे भार पड़ा, पानी कहाँ भागेगा? पीछे की तरफ, तो यहाँ की पत्तियाँ क्या होने लगेंगी? सिकुड़ना शुरू करेंगी। फिर वापस कुछ देर के बाद, हालांकि ये नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगी जब पानी ब्लैक फ्लो होके वापस यहाँ तक आके प्रेजेंट होगा। तो ये है हमारा नेस्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल पूछता है इसका, तो टच मी नॉट हमारी प्लांट जो है वो नेस्टिक मूवमेंट शो करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है यहीं की यहीं ख़त्म। हमारा एक टॉपिक अब बचता है, वो क्या है? ह्यूमन के एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके लिए आपको बेसिकली एक लेक्चर कवर करना है। आपको वहाँ पे आप जितने हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, उनके क्या ग्लैंड्स हैं और वो कहाँ से सिक्रीट हो रहे, ये याद रखना है। मास्टर ग्लैंड्स किसे कहते हैं, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, ये दोनों ही चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, किसी को याद है? ये हमारा, या मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, ये क्या कहलाता है पहला? तो ये हमारे होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। और हमारे जो हाइपोथैलेमस होते हैं उन्हें हम कहते हैं मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हमारे हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। तो मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी है, तो मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो मास्टर को भी बेसिकली ट्रीट कर रहा है, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।